हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। इस एसीसी कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर हमने आपको जीएस के लेक्चर सीरीज में जो सबसे पहले हमने बताया था अनुच्छेद के बारे में आज हमको बात करनी है। और जब हम संविधान चालू किए थे उस समय सबसे पहले हमने अनुसूचियों के बारे में बात किया था और टोटल हमने कहा था कुल 12 अनुसूचियाँ प्रेजेंट टाइम में हैं और 12 अनुसूचियों के बारे में एक एक करके हमने सभी अनुसूचियों के बारे में चर्चा किए थे। हमने कहा था कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कुल केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन आगे चल कर के संविधान में बीच बीच में अमेंडमेंट किए गए और उस अमेंडमेंट के द्वारा 4 और अनुसूचियों को जोड़ी गई, जिसके जो 9, 10, 11, 12 हैं। ठीक, आज हम इस लेक्चर सीरीज के दूसरे लेक्चर में चलेंगे और हम देखेंगे राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति से संबंधित कितनी अनुच्छेद हैं। आज हम इसको क्लियर करेंगे और आज के बाद राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी हमारे ब्लैक बोर्ड से होंगे। ये हमारा वो रहेगा, प्रयास रहेगा। आज हम देखना चाहते हैं राष्ट्रपति क्या होता है या राष्ट्रपति से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति का क्या पावर होते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ये संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन के श्रेणी में आता है। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले इनके बारे में देखेंगे। देखिए, हमने कहा कि राष्ट्रपति जो होता है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का प्रावधान है सर, सबसे पहले ये अमेरिका के संविधान से इसको हम एक्सेप्ट किए हैं। कहाँ से? राष्ट्रपति का जो प्रावधान है सर, यहाँ मैं लिखना चाहूँगा, इसका जो प्रावधान है इसका जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, भारत में जो राष्ट्रपति का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो सबसे पहला हमारा आंसर होगा अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति का प्रावधान जो किया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात कर लेते हैं इस क्षेत्र के, दूसरा क्वेश्चन होगा सर, जो ये राष्ट्रपति का प्रावधान है किस आर्टिकल की श्रेणी में आता है? किस आर्टिकल के तहत हम राष्ट्रपति को भारत के संविधान में एक पोजीशन मिला है? सर, अनुच्छेद नंबर 52 के तहत 52 में यही बताया गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? ये आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। बात आता है भारत में राष्ट्रपति, अब तीसरे नंबर पे हम जब तीसरे नंबर बात कर रहे होंगे तो बात आता है भारत में राष्ट्रपति बनने की कुछ योग्यताएं भी होती होंगी। जी बिल्कुल होती हैं। हम देखेंगे राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। मैं योग्यता के बारे में बात करूंगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। योग्यता के बारे में बात करूंगा। योग्यता में हम कहें तो सबसे पहली योग्यता तो इसकी यही होती है कि ये 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। इनकी आयु 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 35 वर्ष से कम आयु है वो व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये पहली इसकी प्राथमिकता होती है। दूसरा हमने बात किया, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी चीज पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए। 3 इसके बहुत बेसिक वो हैं, इसकी योग्यताएं हैं। हमने कहा 35 साल या 35 वर्ष से ऊपर की इनकी एज होनी चाहिए, 35 या 35 के ऊपर, और भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए। और 4 नंबर हम बात कर लेते हैं कि ये भारत के किसी भी महत्वपूर्ण लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा
ए मतलब ए भारत में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये हैं इनके 4 बहुत बेसिक योग्यताएं। हमने कहा 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए, और ये भारत में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तहत भारत में कहीं ये काम न करता हो। ठीक, अब बात आती है आज 4 नंबर बात करें, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति 4 नंबर पर हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो देश का सबसे प्रथम व्यक्ति होता है, इसको हम संवैधानिक प्रधान कहा जाता है। अगर संवैधानिक तौर पर कहीं किसी को कोई रिप्रेजेंट करना है भारत को, तो वो कौन सा व्यक्ति होगा, राष्ट्रपति होगा। इसलिए इसको संवैधानिक प्रधान माना जाता है। किसको, राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रधान माना जाता है, प्रधान माना जाता है। इतने दिन के बेसिक इनके बारे में हो गया। हमने कहा भारत का राष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया, सर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। योग्यताओं की चर्चा कहाँ की गई है, हमने कहा कि इनकी योग्यताओं की चर्चा भी हम सभी आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। इनकी योग्यता हमने कहा है 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए, एक किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये चीज हो गया। अगली चीज हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को वेतन कितने मिलते हैं। राष्ट्रपति को वेतन कुल 5 लाख रुपए मिलते हैं। कितने लाख, 5 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा इनके वेतन पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स नहीं लगेगा। इनको मतलब जैसे कहते हैं इनके जो बच्चे होते हैं उनका सब फीस अलाउंस ये सब इसमें मतलब नहीं लगता है, ये सब बातें हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक था, राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। इसको आप नोट करेंगे, 1 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं। इसके बाद इसको क्या कर लेंगे, इसके बाद हम राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। चलिए अब आप देखिए स्लाइड पे, दूसरे स्लाइड पे हमने कुछ लिख भी लिया है ताकि टाइम हमारा कुछ बच सके। हम अब राष्ट्रपति से संबंधित जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, जितने अनुच्छेद मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा हूँ, इसके अलावा राष्ट्रपति से संबंधित कोई अनुच्छेद नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ये मैं कह देना चाहता हूँ अपने एक वर्डों में। ठीक, तो सबसे पहले राष्ट्रपति से संबंधित जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 52 में बात करता है भारत में एक क्या होगा, भारत में एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। तो उनके क्या प्रावधान है, कहाँ से लिए गए हैं, वो सब बात इसी में कर देता है। 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये सब की चर्चा कहाँ की गई है, आर्टिकल नंबर 52 में की गई है। बात करते हैं जब 53 में इन राष्ट्रपति, भारत में जब राष्ट्रपति बनाया जाएगा उसका क्या कार्य क्या होगा, कार्य सीमा कहाँ तक वो काम कर सकता है कि अपने कार्य को करते करते दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न कर पाए, इसलिए उसकी कार्य एवं शक्ति का एक परिसीमन कर दिया गया है। वो आर्टिकल नंबर 52 में बात कर लेता है। अब सर बात करते हैं आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की बात कही गई है। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, एक पूरा अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। हम यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं 5 मिनट समय लेकर के। सर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल संबंधित एक, आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के साथ निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है।
हमने कहा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचित सदस्य। दूसरी बात कर लेते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरी हम बात कर लेते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सदस्य। यहाँ एक चीज ध्यान देने की बात यह है, मैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बात कर रहा हूँ, इसका मतलब जिसको जनता डायरेक्ट चुनकर भेजती है वही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। कहने का मतलब जैसे हमने कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, जैसे कि आप जानते होंगे राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता था राष्ट्रपति। लेकिन इस जो मनोनीत करने वाले सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं, ये हमारे संविधान में इसका प्रावधान है। बात करते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा में 28 राज्यों की विधानसभा, 28 राज्यों प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी या पांडुचेरी, ये इतने लोग भाग, मतलब राज्य जो हैं वो उस राज्य के सभी विधानसभा के सदस्य। और अगर हम यूटी की बात कर लें, क्या शासित प्रदेशों की बात करें, उसमें दिल्ली और पांडुचेरी यही 2 केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा के सदस्य हैं वही भाग लेंगे, बाकी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कोई भाग नहीं लेता। अब बात आ गई है लोकसभा और राज्यसभा की, तो हम यहाँ इनके आर्टिकल की भी बात कर लेते हैं। हमने कहा आर्टिकल, यहाँ पर हमने लिखा था सरला मतलब स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79, 80, 81। कहने का मतलब लोकसभा कितने आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 81, और राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80। ये बात यहाँ ध्यान रहनी चाहिए। मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, आर्टिकल 81 इनकी चर्चा। अब बाद में हम इनका बहुत डिटेल चर्चा करेंगे आगे, लेकिन आज हमको केवल यहीं इसी राष्ट्रपति पर ओरिएंटेड बातें करनी है, इसलिए हमको बहुत दूसरे टॉपिक पर बहुत डीप नहीं जाना है। हमको आज जहाँ जो बात करनी है केवल राष्ट्रपति के बारे में बात करनी है। सर, हम राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल समझ गए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन यही से बनता है, वो यही जानना चाहता है कि जो यूटी हैं, जो हमारे इसमें प्रेजेंट टाइम 8 यूटी हैं, उसमें दे देता है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। सर नहीं, सभी नहीं लेते हैं, केवल दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 61। इसमें क्या है सर, इसमें क्या है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ लिखी गई है, अनुच्छेद नंबर 61 में, आर्टिकल नंबर 60। यहाँ पर राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का मतलब क्या है सर, राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है, इसका प्रावधान हमारे आर्टिकल नंबर 61 में दिया गया है। लेकिन एक किस कंडीशन में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जब ये जैसे कुछ काम ऐसे करने लगे जो हमारे संविधान के विरुद्ध हो, और ऐसा लगे कि इनको संविधान के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, कुछ काम गलत करना चालू कर दें। तो ये अगर ऐसा लग रहा है कि इनको लोकसभा के सदस्यों को, राज्यसभा के सदस्यों को, ये क्या कर सकते हैं, इनके खिलाफ महाभियोग लगा सकते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। और एक चीज और समझ लीजिए, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लग रहा है तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के द्वारा इस पे रिएक्शन लिया जा सकता है।
और जब ये चालू किया जाता है महाभियोग प्रक्रिया 14 दिन के पहले राष्ट्रपति को बता दिया जाता है कि आपके ऊपर ऐसा महाभियोग प्रक्रिया आ रही है। ठीक, इसमें क्या इसलिए दे दिया जाता है कि कुछ अगर आप अपने अपने पक्ष में कुछ बातें कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा के बीच में। ये हो गया। बात अगली आती है जब आर्टिकल नंबर 72 की, इसमें क्या कहा गया है, जैसे कोई व्यक्ति है वो कोई गलत काम किया तो हमारे संविधान में लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट उसको सजा दे सकती है। अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट उनको सजा दे सकती है। सजा मतलब बहुत कड़ी से कड़ा सजा मिल सकती है उनको, जैसे फांसी भी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे माननीय राष्ट्रपति को एक पावर मिला है, वो चाहे उसकी की पूरी सजा को माफ भी कर सकते हैं या उसकी सजा को कुछ कम कर सकते हैं। वो किसमें है? आर्टिकल नंबर 72 में। इसमें मैं लिख दे रहा हूं क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति क्षमादान की शक्ति सर किसमें है? 72 में है। किसमें है सर? 72 में है। अगर हम बात करें लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन भी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अगर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 123, सर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सर अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश शब्द आ गया तो अध्यादेश जानने की जरूरत है हमको। जैसे मान लेते हैं, जैसे जब सत्र चलता है जहां पर कानून बनते हैं, वो तो मान लीजिए उसका एक निश्चित टाइम है कि फला तारीख से सत्र चालू होगा, तब सदस्य आएंगे, तब कानून बनेगा। लेकिन पता लगा 2 सत्रों के बीच में जो गैपिंग होती है, जो स्पेस होता है, अगर उसके बीच में कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाए कि मतलब देश को कि अगर कुछ नया संविधान लाना पड़े, कुछ इमरजेंसी में कुछ कानून बनाना पड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति को पावर है, वो अपने पावर से कोई कानून बना सकता है सर। लेकिन वो कानून अस्थायी कानून होता है। अगर उस कानून को अस्थायी जामा पहनाना है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा में ले जा करके फुल बहुमत से उसको पास कराना पड़ेगा सर। 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है तो वह कानून अस्थायी होता है। अन्यथा 6 महीने के बाद वह कानून क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ऐसे कानून को क्या कहते हैं सर? अध्यादेश। कहने का मतलब राष्ट्रपति को एक पावर है, वो कानून अकेले कानून बना सकता है, लेकिन वह कानून का पावर केवल 6 महीने तक चलता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक। 6 महीने का ये गुंडागिरी कर सकता है राष्ट्रपति, अपने हाथ में इसके पास है पावर। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 143 के। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह ले सकता है। कोई काम देश के लिए करना है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, जस्टिस से सलाह ले सकता है। सर ये चीज करने चल रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? और इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट का जज भी सलाह ले सकता है। इसी आर्टिकल के तहत 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज से या मुख्य जज राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है कि सर इस चीज के बारे में बात करनी है या आपका कुछ हम राय जानना चाहते हैं। लेकिन एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि सर ये जो राय होंगे, ये राय बाध्यकारी राय नहीं होते, मतलब इनको मानना कोई जरूरी नहीं। जैसे चीफ जस्टिस इनको बोले कि नहीं कृषि कानून को आप रद्द कर दो, जैसे कृषि कानून आए थे, इसमें एक बार सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर किया था, लेकिन वह इंटरफेयर केवल क्या था? केवल एक सुझाव था। जब केंद्र सरकार उसको नहीं मानी तो उसमें इंटरफेयर करना सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। इसलिए यह हम कह सकते हैं कि जो ये सलाह होता है या सुझाव होता है, ये बाध्यकारी सुझाव नहीं होता है, ये केवल सलाहकारी सुझाव होता है। इसमें केवल सलाह दी जा सकती है, सलाह ली जा सकती है। मानना है कि नहीं मानना है इसकी बात
इसमें नहीं की गई है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट मतलब एसजी मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है लेकिन सलाह बाध्यकारी नहीं होती। कहने का मतलब क्या है सर कि सलाह सुप्रीम कोर्ट का जज अगर राष्ट्रपति को कुछ करने के लिए दे रहा है, ये राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसको करने के लिए, ये अपने मन से काम करेगा, लेकिन सलाह ले सकता है। जैसे हम आपसे कुछ सलाह लें लेकिन हम उस सलाह का यूज नहीं किए तो इसका मतलब हम बाध्यकारी नहीं हैं। लेकिन आपसे कुछ सलाह ले रहे हैं, आप ये कह दें कि अगर मैं जो कह रहा हूँ करोगे तो मैं सलाह दूंगा, नहीं करो तो मैं सलाह नहीं दूंगा, इसका मतलब आप क्या हो गए, बाध्यकारी हो गए उस सलाह को मानने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है तो बाध्यकारी नहीं होता, वो केवल परामर्शी सलाह होते हैं। इतनी बात कर दी गई है। सर एक बार हम इस पे थोड़ा सा वो करेंगे, फ्लो करेंगे। जैसे हमने कहा 51 में क्या बताया गया है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। सर एक इसमें बताया गया 52 में। इसके कार्य एवं शक्ति के बारे में कहाँ बताई गई है, सर 53 में। अगर हम कहें आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बताया गया है। हमने बताया इसके निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सर विधानसभा में 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के केवल 2 राज्य जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य ही इसमें केवल भाग लेंगे। और फिर मैं यहाँ एक चीज कह रहा हूँ, यहाँ जो विधानसभा के सदस्य हैं इसमें भी जो राज्यपाल नियुक्त करता है उसको नहीं लेते, जो निर्वाचित हो जाते हैं केवल वही कहाँ भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। अगली बात हम कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमने कहा राष्ट्रपति पर भी महाभियोग, जो पूरे देश का प्रधान, संवैधानिक प्रधान होता है, जो जैसे अपने देश को कहीं रिप्रेजेंट करना है तो उसमें वो कौन प्रधान होगा, उस राष्ट्रपति होगा, उसको भी हटाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत, 61 के तहत। अगर वो भी गड़बड़ी कर रहा है, यही हमारे कानून की खूबसूरती है कि अगर आप गड़बड़ी कर रहे हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको हटाया जा सकता है। यही लोकतंत्र की क्या है, खूबसूरती है। तो हमारे 61 में यही बताया गया है कि राष्ट्रपति बाबू आपको भी हटाया जा सकता है अगर आप बदमाशी करोगे। अगर हमने कहा 72 में इसमें क्षमादान की शक्ति कही गई है। हमने कहा किसी को अगर कुछ सजा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाई गई है तो राष्ट्रपति उसको नॉर्मलाइज कर सकता है, उसको फाइनली फ्री कर सकता है, क्षमादान कर सकता है। ये सब बातें कहाँ लिखी गई हैं, सर आर्टिकल नंबर 72 में लिखी गई हैं। आर्टिकल नंबर 85 में क्या लिखा गया है, जैसे हमने कहा लोकसभा का जब सत्र चल रहा होता है, अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन विघटन की पावर इसके हाथ में भी है, ये इसको विघटित कर सकता है। ये हो गया। अब बात कर देते हैं कि आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 मतलब 123 की बात कर लेते हैं। सर अध्यादेश जारी करने के, इमरजेंसी कानून बना सकता है, इसको मैं लिख देता हूँ, इमरजेंसी कानून। ये केवल कितने माह का होता है, 6 मंथ का, 6 मंथ का। अगर इसको परमानेंट कानून में ट्रांसफर करना है तो लोकसभा राज्यसभा इसके जिम्मेदार है। अब हम बात कर लेते हैं 143 का। इसमें हमने कहा ये राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह भी ले सकता है। इसके अलावा एक चीज और हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, आर्टिकल नंबर 9 नंबर में 108 क्या यहाँ दिख रहा है, 108 इसमें क्या होता है,
जो लोकसभा और राज्यसभा इनके अलग अलग भवन होते हैं, इनको अलग अलग सत्र चलता है, लेकिन इनको संयुक्त अगर बैठक बुलानी है, आर्टिकल नंबर 108 में है बात, ये संयुक्त बैठक अगर बुलानी है तो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। वो आर्टिकल नंबर 108 में बताया गया है। सर यही आर्टिकल, जितने आर्टिकल मैं इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हूँ, अगर इससे ज़्यादा आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित नहीं आएंगे, बस ये जान लीजिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आगे हम जब वीडियो बनाएंगे, आगे जब हम अगला लेक्चर होगा इस सीरीज का, उसमें हम लोकसभा राज्यसभा की चर्चा करेंगे, विधानसभा की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उनकी चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार से इस जीएस के लेक्चर सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से आपको ऐसे पैकेट जीएस का पैकेट और डोज मिलता रहेगा और आप लेते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।